नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जाल, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तूफान लेकर आया था और वो तूफान उसके मस्तक पर मौजूद उस अस्त्र के रूप में था जो प्रलयंकारी परहर्रा के नाम से प्रसिद्ध था। और जब ये बात परवीन सिंह को पता चली तो उसकी बाँछें खिल गई। जिन विलक्षण वस्तुओं की तुम बात कर रहे हो वे ब्रह्मांड में मात्र एक ही अस्त्र से बनाई जा सकती है, परहर्रा से। और परहर्रा मात्र एक ही व्यक्ति के मस्तक पर सुशोभित होता है, भोकाल के, जिसका अज्ञातवास मेरे सामने पहुंचने के साथ ही टूट जाएगा। आओ, भोकाल के अज्ञातवास को तोड़ने की परवीन सिंह की वो सारी खुशी उस समय हिरन हो गई जब उसके सामने परहर्रा का धारक आया। इसके मस्तक पर तो परहर्रा तो है, लेकिन ये भोकाल नहीं, ये तो राजकुमार मानिक सेन है और ये अपना खंजर हासिल कर चुका है। रोको इसे, परवीन सिंह के आदेश के साथ कि कई रक्षक आगे बढ़े, लेकिन एक भी उसके आगे ठहर नहीं पाया जिसके मस्तक पर मौजूद था परहर्रा। ओफ, आखिर वो निकल जाने में सफल हो ही गया, भोकाल को सामने लाने की आपकी योजना को असफल करके। एक योजना विफल होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं भी विफल हो गया। मेरे पास अभी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो भोकाल को उसके बिल से बाहर खींच ही लाएगी। मेरा दावा है कि अपनी लाख कोशिशों के पश्चात भी अपना अज्ञातवास पूरा नहीं कर पाएगा भोकाल। अद्भुत है, ये अस्त्र मणि, ये अस्त्र मस्तिष्क के विचारों को साकार रूप में सामने लाता है। अगर अद्भुत है, ये अस्त्र मस्तिष्क के विचारों को साकार रूप में सामने ले आता है। आज अगर ये ना होता तो मैं अपना खंजर कभी वापस नहीं ला पाता। कहां से पाया तुमने ये अस्त्र? ये आपको फिर कभी बताऊंगा राजकुमार, इस समय तो आप जाकर विश्राम कीजिए। इसने शायद भोकाल के बारे में नहीं सुना, ये मेरे लिए अच्छा ही है। अपनी चतुराई से राजकुमार को भी टाल दिया था भोकाल ने, लेकिन परवीन सिंह के उस षड्यंत्र को नहीं टाल पाया जो एक नए रूप में उसके सामने था। राजा रत्न सिंह, मैंने राजकुमारी पन्ना का अपहरण करके उसे बॉम्बे पर्वत में पहुंचा दिया है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अज्ञात शत्रु, बॉम्बे पर्वत, सभी को स्तब्ध कर दिया था उस नाम ने। जबकि राजा रत्न सिंह ने अपना सिर थाम लिया। हमें राजकुमारी पन्ना का ख्याल अपने हृदय और मस्तिष्क से निकालना होगा, क्योंकि बॉम्बे पर्वत से कोई उसे बचाकर ला सकता है, ये सोचना भी मूर्खता होगी। असंभव, एकदम असंभव है ये कार्य। बॉम्बे पर्वत में ऐसा क्या है जिसे सुनकर हर कोई निराशा में डूब गया है? बॉम्बे पर्वत एकदम सर्प की बॉम्बे की भांति का एक विशाल पर्वत है। उसकी अथाह गहराई में किसी को पहुंचना जितना आसान है, उसे वहां से निकलना उतना ही दुष्कर, क्योंकि चढ़कर ना बॉम्बे पर्वत के मुहाने पर पहुंचा जा सकता है और ना उसकी गहराइयों में उतरा जा सकता है। इसलिए सभी इतने निराश हैं क्योंकि पन्ना को वहां से कोई नहीं निकाल कर ला सकता। बॉम्बे पर्वत जिस पर लगी थी कई गीत सी निगाहें, और हर निगाह में भरी हुई थी उत्सुकता उसे देखने के लिए, जो एक हाथ में उड़ने वाली ढाल थामे हुए था और एक हाथ में थामे हुए था दुश्मन के होश उड़ाने वाली प्रलयंकारी तलवार। बॉम्बे पर्वत की मजबूत चट्टानी दीवार भोकाल के तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के आगे मोम की दीवारों की भांति पिघलती नजर आई, और उनमें से राजकुमारी पन्ना को लेकर वो बाहर आया। अरे, राजकुमार को लेकर वो बॉम्बे पर्वत से बाहर निकल रहा है। वो भोकाल नहीं है, वो तो राजकुमार मानिक सेन है। ओह, परहर्रा की तरह अपनी ढाल और तलवार भी राजकुमार मानिक को देकर भोकाल ने मेरे फैलाए जाल को तोड़ दिया। इसका सीधा सा अर्थ है परवीन सिंह जी कि भोकाल समझ चुका है कि उसके अज्ञातवास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वो हमारे जाल में नहीं फंस रहा। तुमने सही कहा दारा, लेकिन अब मैं जो जाल फेंकने जा रहा हूं उसमें भोकाल अवश्य ही फंसेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तबाह हो जाएगा उदयगिरी राज्य। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है वो हाथी गजेंद्र, जिसके मस्तक पर स्थापित है
गजमुक्ता मोती। सुना है वो हाथी अजेय है, ना उसे कोई पराजित कर सकता है और ना उस पर सवारी करने वाले योद्धा को। उस हाथी को हथिया लो दारा और राज्य पर आक्रमण कर दो। मैं और विकासनगर की समस्त सेना तुम्हारे साथ हैं। अपराजित विकासनगर की सेना, अपराजित विकासनगर की विशाल सेना और उसका सेनापति जिसके साथ हो, उसे अपने मनमानी करने से भला कौन रोक सकता है। गजब हो गया महाराज। सेनापति दारा ने गजेंद्र हाथी को अपने कब्जे में करके विद्रोह कर दिया है। अपने सहयोगी विकासनगर की सेना के साथ वो रणभूमि में मौजूद युद्ध करने के लिए तैयार है। ओह, जिस उद्देश्य के लिए उस गद्दार ने यह विद्रोह किया है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसे और उसके सहयोगियों को रणभूमि में मौत की नींद सुला देंगे हम। अपनी बात को पूरा करने के लिए राजा रत्न सिंह तुरंत ही रणभूमि में आ डटा। तुझे अपने किए का भरपूर दंड मिलेगा दुष्ट। तुम दारा का बाल विवाह का नहीं कर सकते रत्न सिंह, हम इसके साथ हैं। मैं जानता हूं सेनापति परवीन सिंह, विद्रोही दारा का सहयोग क्यों कर रहा है। वो मुझे सामने लाकर मेरा अज्ञातवास तोड़ना चाहता है और इस बार शायद वो अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाए, क्योंकि इस समय राजा रत्न सिंह के सामने जो स्थिति है उसमें अगर मैंने शीघ्र ही हस्तक्षेप नहीं किया तो ना राजा रत्न सिंह रहेगा और ना उसका राज्य। परवीन सिंह के साथ मिलकर दारा सब कुछ तबाह कर देगा, लेकिन मेरे सामने आने का अभी उचित समय नहीं है। राजा रत्न सिंह एवं उसकी सेना के पराक्रम और साहस ने उस दिन ऐसी नौबत नहीं आने दी कि भूकाल को सामने आना पड़ता। लेकिन सेनापति परवीन सिंह के चेहरे पर तांडव करता क्रोध बता रहा था कि अगले दिन वो नौबत आने वाली थी। आज भोकाल के अज्ञातवास का अंतिम दिन है दारा। गजेंद्र की पीठ पर सवार होकर आज विपक्षी सेना में त्राही त्राही मचा दो। आज सूर्यास्त से पहले या तो भोकाल सामने आएगा या फिर गजेंद्र के कहर से तबाह हो जाएगा सारा उदयगिरी। गजेंद्र हाथी, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वो अजय है, और ऐसा मात्र इसलिए नहीं कि उसके मस्तक में विराजमान है गजमुक्ता मोती, बल्कि इसलिए भी है कि गजमुक्ता की बदौलत गजेंद्र की विशालकाय शरीर में विराजमान है ऐसा अद्भुत बल जो दसियों हाथियों को पछाड़ सकता है। च्यां! सैकड़ों घोड़ों को दूर फेंक सकता है, हजारों सैनिकों को खदेड़ सकता है और लाखों की विशाल सेना में खलबली मचा सकता है। गजेंद्र से हम नहीं लड़ सकते। भागो, भागकर अपने प्राण बचाओ। रुक जाओ, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा रत्न सिंह। अब ना तेरे सैनिक रण क्षेत्र में रुकेंगे और ना तेरे प्राण तेरे शरीर में, क्योंकि गजेंद्र के पांव के नीचे कुचलकर समाप्त होने वाला है तेरा शरीर। अप्रत्याशित ढंग से दारा गजेंद्र को लेकर वहां पहुंचा था और अब गजेंद्र का पांव उठ चुका था उस रथ को कुचलने के लिए जिस पर सवार था राजा रत्न सिंह। गजेंद्र के विशालकाय पांव के नीचे दबकर ना रथ बचना था और ना उस पर सवार राजा रत्न सिंह। अगर रथ का वो सारथी भोकाल ना होता, धार, अपार कुशलता और तेजी का परिचय देते हुए भोकाल ने रथ को ठीक गजेंद्र के पांव के नीचे से निकाला और उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। रन से बचकर तो भाग रहा है रत्न सिंह, लेकिन मृत्यु से बचकर नहीं भाग पाएगा। जब तक तू मृत्यु की गोद में नहीं पहुंच जाता, गजेंद्र नाम का ये यमदूत तेरा पीछा करेगा। रुक जाओ सारथी, रथ को रण क्षेत्र से दूर जाकर हमें कायर घोषित मत करो। क्षमा करें महाराज, गजेंद्र का विनाश रोकने के लिए रथ को भगाना आवश्यक है। अपने सारथी के चेहरे पर विराजमान दृढ़ता के तूफान को देखकर भौचक्का था राजा रत्नसेन, और उस समय तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब द्रुत गति से भागता रथ एक झटके से रुक गया। क्या हुआ सारथी, रथ क्यों रोक दिया? यही वो जगह है महाराज जहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी
अजय समझे जाने वाले गजेंद्र की पराजय के और इस बात के साक्षी बनेंगे कि उन्होंने देखा है भोकाल। वो प्रलयंकारी नाम पुकार कर भोकाल अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। ये राजा रत्न सेन के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था। विश्व का सबसे महाबली भोकाल मेरा सारथी। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? ये स्वप्न नहीं, सत्य है महाराज रत्न सेन। और इस सत्य के पीछे क्या रहस्य छिपा है, ये मैं आपको शीघ्र ही बताऊंगा। अभी तो मुझे बताना है दुष्शक्तियों की आपने जीते जी भी एक नहीं चलने दूंगा। भोकाल, सेनापति परवीन सिंह की तुम्हारे अज्ञातवास तोड़ने की इच्छा पूरी हो गई भोकाल, लेकिन दुख इस बात का है कि तू उन्हें 100 के रूप में मिलेगा, जो गजेंद्र के पैरों तले बुरी तरह कुचला जाएगा। भड़ाक, वज्र की तरह भोकाल पर हुआ था गजेंद्र की सूंड का प्रहार, लेकिन भोकाल ने संभलने में तनिक भी देर ना लगाई। गजेंद्र अजय है, परंतु मात्र आज तक क्योंकि आज इसी समय गजेंद्र के भाग में पराजित होना लिखा है। गजेंद्र के भाग में पराजय नहीं है, तेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है। काल इतनी आसानी से अगर मुझे अपना ग्रास बना लेता तो महागुरु मुझे भोकाल का यह नाम देते ही नहीं, जिसका अर्थ होता है काल को ललकारने वाला। ओह, गजेंद्र के पांव को ऊपर उठाता चला गया वो महाबली। एक क्षण बाद ही उसे दूर फेंकने में सफल हुआ। जय महागुरु भोकाल। किसी विशाल पहाड़ की तरह धड़ाम से धरती पर गिरा गजेंद्र फिर नहीं उठ पाया। गजेंद्र भी परास्त हो गया है और उसका सवार भी। अब आपको मेरी तलवार और ढाल से रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करना है, क्योंकि मुझे अभी कुछ देर और सारथी बनकर आपके साथ रहना है। भौचक्का सा भोकाल को देखता रह गया राजा। कुछ पलों बाद वो ढाल और तलवार से शत्रुओं को पराजित करने में प्रयासरत था। ओह, शत्रुओं में खलबली मचाने के लिए इस बार भोकाल ने अपनी तलवार और ढाल राजा रत्न सेन को दी है, लेकिन मुझे तलवार और ढाल नहीं, भोकाल चाहिए। और आज मैं भोकाल को सामने लाकर ही रहूंगा, यह सिद्ध करके कि भोकाल की ढाल और तलवार थाम कर कोई भोकाल नहीं बन जाता। भोकाल की तलवार और ढाल को मात करने के लिए परवीन सिंह ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। तभी तो भोकाल के हथियार थामे होने के बावजूद भी कांप गया राजा रत्नसेन। और ऐसा इसलिए हुआ कि ढाल और तलवार की ताकत साथ होने का मतलब यह नहीं था कि भोकाल शक्ति भी रत्नसेन के साथ थी। इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि उसके कांपते हाथों में तलवार और ढाल का बोझ उठा सके, लेकिन वे नीचे जमीन पर गिर पाते उससे पहले ही उन्हें उन हाथों ने संभाल लिया जो उनके वास्तविक हकदार थे, और वे हाथ जिसके थे वो निसंदेह ही था भोकाल। इस तलवार को उठाने वाला भोकाल के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना ये भेष उतार फेंको भोकाल, क्योंकि मैंने अंततः तुम्हें सामने लाने के लिए विवश करके तुम्हारा अज्ञातवास तोड़ ही दिया। अपने असली रूप में आते भोकाल के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। ऐसा नहीं हुआ है परवीन सिंह, और इसका प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम पश्चिम दिशा में उधर देखोगे जहां सूर्यास्त हो चुका है। ओह, तुम अपने प्रयास में विफल हुए हो परवीन सिंह। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सैनिकों के साथ वापस विकासनगर लौट जाओ, और अगर युद्ध लड़ने का इतना ही शौक है तो भोकाल की तलवार से लोहा लेकर कल रणभूमि में आ जाना। और अगर युद्ध लड़ने का इतना ही शौक है तो भोकाल की तलवार से लोहा लेने कल रणभूमि में आ जाना। भोकाल के शब्दों ने परवीन सिंह को कंपाकर रख दिया। तुम धन्य हो गजेंद्र विजेता महाबली। तुमने न मात्र मेरे परिवार को बल्कि संपूर्ण राज्य को दारा और परवीन सिंह जैसे शत्रुओं से बचाया। परंतु तुम मेरे साथी क्यों बने, और तुम्हारे अज्ञातवास का क्या रहस्य है? क्या यह सब बताने का कष्ट करेंगे? राजा रत्न सिंह के आग्रह पर भोकाल ने उन्हें सब कुछ बता दिया, और साथ ही बताया अपना उद्देश्य।
मुझे गजेंद्र चाहिए महाराज, क्योंकि गजमुक्ता मणि के अलौकिक प्रकाश से अंतरिक्ष में मौजूद उन पाप ग्रहों की स्थिति सामान्य हो सकती है जिन्हें काल कुंडली ने अपनी विद्या से पथभ्रष्ट कर दिया है। और ऐसा होगा तभी सामान्य हो सकते हैं विकास नगर के वे वासी जिनके लिए मुझे अज्ञातवास लेने के लिए विवश होना पड़ा। आश्चर्यचकित कर देने वाला था राजा रत्नसेन का उत्तर। क्षमा करें महाबली, हम आपको गजेंद्र नहीं दे सकते, क्योंकि गजेंद्र के कारण ही सुरक्षित है हमारा राज्य। अपने अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता किए बिना आप गजेंद्र को मुझे दे सकते हैं महाराज, क्योंकि आज से आपके राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो मैं अपने तलवार पर उठाने के लिए तैयार हूं। महाबली भोकाल की सुरक्षा के वचन के आगे भला गजेंद्र का क्या महत्व था? कृपया भेंट स्वीकार कीजिए। जल्दी गजेंद्र पर सवार होकर विकास नगर वापस लौटा भोकाल, और गजेंद्र के विकास नगर में प्रवेश करते ही उसके मस्तक में विराजमान गजमुक्ता मणि ने जो चमत्कार दिखाया था उसका प्रमाण भोकाल को शीघ्र ही देखने को मिला। गजेंद्र विजेता हमारे रक्षक महाबली भोकाल की जय। रानी मोहिनी, अंकित, रूपसी, सलोनी, सेनापति परवीन सिंह और समस्त प्रजागण फूल मालाएं लिए मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये सब गजमुक्ता के प्रभाव का ही चमत्कार है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। और दोस्तों मैंने इस कॉमिक्स को थोड़ा जल्दी में पढ़ लिया तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आई, और तो इस बार अगले बार से शायद इस तरह की गलतियां ना हो, तो इसके लिए सॉरी। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।